प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो है हिम नदी के कार्य एवं हिमानीकृत शिथिलाकृतियाँ। हिम नदी के कार्य एवं हिमानीकृत शिथिलाकृतियाँ। सबसे पहले हम हिम नदी के अर्थ, उत्पत्ति और संचलन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसमें का मीनिंग क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और उसमें मूवमेंट कैसे होती है। अर्थ: ढाल पर नीचे खिसकती हुई हिम की सघन एवं सुसंगठित विशाल राशि को हिम नदी या हिमानी कहा जाता है। ढाल के अनुसार जब बर्फ़ नीचे की तरफ खिसकती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हिम नदी या हिमानी। कैसे बनती है ये हिम नदी या हिमानी? ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ तापमान हिमांक बिंदु से कम होता है, वर्षण जल की बूंदों के रूप में न होकर हिमतुलों के रूप में होता है। ताज़ी बर्फ़ धुनी हुई रुई के फूले हुए नरम रेशों की भांति होती है। हिमतलु वास्तव में अनेक प्रारूप बनाते हुए सुंदर रवों के समुच्चय होते हैं। लगातार अनेक वर्षों तक हिमपात होते रहने से हिम की परतें एक दूसरे के ऊपर बिछती रहती है। ऊपरी परत के दबाव के कारण हिम की निचली परतों से वायु निकल जाती है। हिम ठोस व संहत रूप धारण करने लगती है। ऐसी हिम को कणहिम वन्यवी कहा जाता है। जब हिम राशि की ऊंचाई 70 से 80 मीटर तक पहुंच जाती है, तो वह अपने भार तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढाल पर नीचे की ओर खिसकने लगती है। इस धीमी गति से बहती हुई बर्फ़ को हिम नदी कहा जाता है। परिभाषा: कणहिम व पुनर्संरचन से बनी हिम की विशाल संहत राशि को धरातल पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन बहती है हिम नदी या हिमानी कहलाती है। और भी कुछ विद्वानों ने अपने अपने परिभाषाएं दी है। तो आर्थर होम्स के अनुसार हिम नदी हिम क्षेत्रों में उत्पन्न हिम की वह राशि है जो अपने उत्पत्ति क्षेत्र से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण बहने लगती है। हिम नदी का संचलन: हिम नदी में कैसे संचलन होता है? जहाँ पे ध्रुवीय प्रदेश है और जहाँ पर पर्वतीय प्रदेश है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर सनलाइट बहुत कम पहुँचती है, सूर्यताप कम पहुँचता है, तो उसका जो हिमांक बिंदु पर पहुँचने के बाद जो हिमतुलु होते हैं या जो वाटर वेपर्स होते हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक विज्ञानी लुई आक्सिज ने सर्वप्रथम सन 1834 में इस सत्य को उजागर किया कि हिम नदियाँ भी गतिशील होती है, कि उनके अंदर भी मूवमेंट होता है। ये 2.5 सेंटीमीटर प्रतिदिन से 30 मीटर प्रतिदिन की दर से बहती है। हिम नदी के विभिन्न भाग विभिन्न दर से बहते हैं। हिम की गति किनारों की अपेक्षा मध्य भाग में तथा तलहटों की अपेक्षा सतह पर अधिक होती है। इसका कारण यह है कि तली और किनारे पर आधारित चट्टान के घर्षण के फलस्वरूप हिम के प्रवाह की गति कम हो जाती है। ये चित्र 16.3 में दिखा रखा है कि खूंटों की विशेषिक गति से हिमानी प्रवाह का साबित होना। हिम क्षेत्र व हिम रेखा क्या होती है? हिमनद अपने अस्तित्व और पोषण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समुद्रों पर निर्भर करते हैं। जिन ठंडे प्रदेशों में वार्षिक हिमपात की दर उसके पिघलने और वाष्पित होने की दर से अधिक होती है, वे सदा बर्फ़ से ढके रहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है हिम क्षेत्र कहलाते हैं। हिम क्षेत्रों की निचली सीमा को हिम रेखा कहा जाता है। हिम रेखा वह सीमा होती है जहाँ से ऊपर
बर्फ़ कभी नहीं पिघलती। हिम रेखा कभी भी स्पष्ट और निश्चित नहीं होती। भूमध्य रेखा प्रदेशों में अधिक गर्मी के कारण हिम रेखा 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों पर हिम रेखा समुद्र तल तक पहुंच जाती है। विश्व में सबसे ऊंचे हिम रेखाएं 20 से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय में हिम रेखा 4250 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़कर से सभी महाद्वीपों पर हिम क्षेत्र और हिम नदियाँ पाई जाती है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ग्लेशियर, हिम नदियों के किस्में या प्रकार। विश्व के सभी हिम नदियों को उनके 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, महाद्वीपीय हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद क्या होते हैं? महाद्वीपीय हिमनद ऐसी विशाल और विस्तृत हिम चादरें होती है जो महाद्वीपों के पर्वतीय और मैदानी बहुत बड़े हिस्से को ढक लेती है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका महाद्वीप हिमनदों के उदाहरण हैं। वर्तमान में अंटार्कटिका विश्व की सबसे बड़ी हिम चादर है, जिसका क्षेत्रफल 153 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी अधिकतम मोटाई 4270 मीटर है। ग्रीनलैंड हिम चादर का क्षेत्रफल 18 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के हिमनदों द्वारा ढके हुए कुल क्षेत्र का 96% भाग इन्हीं 2 हिम चादरों के हिस्सों में आता है। हिमछत्रक। हिमछत्रक क्या होते हैं? छोटे विस्तार की हिम चादरें या महाद्वीपीय हिमनदियों को स्थानीय तौर पर हिमछत्रक या हिम टोपी कहा जाता है। गिरिपदीय हिमनद क्या होते हैं? जब किसी पर्वत की घाटी से नीचे उतरती हुई 2 या अधिक हिमनदियाँ मिलकर विशाल हिमनद बनाती है और पर्वत की तलहटी या गिरिपद तक पहुँच जाती है, तो उसे गिरिपद हिमनद कहा जाता है। पर्वत की तलहटी तक हिमनदों का पहुँचना अत्यंत शीतल प्रदेशों में ही संभव है, क्योंकि उष्ण प्रदेशों में तो यह हिमनद पर्वत के आधार पर पहुँचने से पहले ही पिघल जाएंगे। अलास्का का मेलस्पाइना हिमनद गिरिपदीय हिमनद का श्रेष्ठ उदाहरण है। चौथा पॉइंट है, पर्वतीय या घाटी हिमनद क्या होते हैं? ऊंचे पर्वत से खिसक कर किसी पूर्ववर्ती घाटी से बहने वाली हिम राशि को पर्वतीय या घाटी हिमनद कहा जाता है। इसे अल्पाइन ग्लेशियर भी कहते हैं। नदियों की भांति पर्वतीय हिमनदों की गहराई, चौड़ाई और लंबाई में काफ़ी अंतर पाया जाता है। भारत के हिमालय पर्वत में ऐसे अनेक घाटी हिमनद पाए जाते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी या सियाचिन हिमनद 72 किलोमीटर लंबा है। उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी से बहने वाली गंगोत्री हिमनद लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। हिमनद उच्च भूमियों की विशिष्ट आकृतियाँ। कुछ आकार ऐसे होते हैं जो न तो हिमनदी के अपर्दन और न ही निक्षेपण से बनते हैं, बल्कि वे हिम के संचलन से जुड़े होते हैं और हिम की ऊपरी सतह पर बनते हैं।